हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एसपीडी रिवाइज योर सेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं कुल 15 सेट का डिस्कशन करवा चुका हूँ। जो लोग चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? पूछा जा रहा है कि गाय का दूध जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है। तो गाय का दूध पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, और गाय के दूध में केसिन प्रोटीन के कारण गाय का दूध जो होता है उजला होता है। अगले सवाल पे आते हैं। HIV की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो HIV का जो खोज किया गया था ये लुक मॉन्टियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो लुक मॉन्टियर के द्वारा HIV को खोज किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन होता है? तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक जो होता है ये होता है मेलानिन। अगले सवाल पे आते हैं। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था कोल्फ के द्वारा। और डायलिसिस मशीन से क्या करते हैं? ब्लड जो होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें मेजरमेंट किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैविक सेवन क्या है? तो जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। अगले सवाल पे आते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष को स्थापित किया गया था 1967 में। अगले सवाल पे आते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV जो होता है सर्वाधिक मात्रा में T कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगले सवाल पे आते हैं। दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन जो होता है ये आवृत बीजी पौधों में होता है। अगले सवाल पे आते हैं। जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव का खोज किया गया था डुजार्डिन के द्वारा। और ये पूछा जाए कि जीव द्रव सिद्धांत को प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा 1838-39 में। अगले सवाल पे आते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजपत्र जो होता है बेटुला की छाल से प्राप्त किया जाता है। म्यूटेशनवाद के जनक यानी कि उत्परिवर्तनवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो उत्परिवर्तनवाद का जनक कहा जाता है हुगो डी ब्रिज को। जबकि लिनियस का एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टर नेचुरे। उसके बाद लिनियस को द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक भी कहा जाता है। लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। अगले सवाल पे आते हैं। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? तो अस्थि में जो प्रोटीन होता है वो ओसिन प्रोटीन होता है। और अगले सवाल पे आते हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है मैकेली को। और कवक विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। अगले सवाल पे आते हैं। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चने द्वारा पानी के अवशोषित प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःपराशरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले सवाल पे आते हैं। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। पूछा जा रहा है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होगा? ये हो जाएगा कैंसर। अगले सवाल पे आते हैं।
चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पूछा जा रहा है कि चर्म रोग है यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो चर्म रोग विटामिन 6 की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो हो जाएगा पैराडॉक्सिन। विटामिन B2 पूछा जाए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन, जबकि विटामिन B12 का नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा बीमारी है जो प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ये हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन जो होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ पे होगा? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होगा। अगले सवाल पे आते हैं, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? तो सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है हर्पेटोलॉजी। अगले सवाल पे आते हैं, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए जो है ये भंडारित होता है। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर के पेड़ को होती है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। अगले सवाल पे आते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया के भाग को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पर पाया जाता है और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, जबकि विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है और विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कार्डियोग्राम के द्वारा। कपास प्राप्त होता है, पूछा जा रहा है कपास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कपास प्राप्त होता है बीज से। अगले सवाल पे आते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के एल्ब्यूमिन भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगले सवाल पे आते हैं, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहे तो वसा हो जाएगा 2 नंबर पे। अगले सवाल पे आते हैं, पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो पुष्प जो होता है परांकुर का रूपांतरण होता है। अगले सवाल पे आते हैं, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग का पता लगाने के लिए, और एड्स जो होता है यह विषाणु के कारण होता है। और एड्स का जो पहली बार पहचान किया गया था वह पहचान किया गया था 1981 में। अगले सवाल पे आते हैं, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? पूछा जा रहा है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है अनुकुंचन। अगले सवाल पे आते हैं, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के कारण दाढ़ी मूंछें निकलती है। अगले सवाल पे आते हैं, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा जो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। जबकि ये पूछा जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जबकि विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अगले सवाल पे आते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं? तो विटामिन B3 के कारण बाल झड़ने लगते हैं, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है दोस्तों? नियासिन। अगले सवाल पे आते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण जो होते हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे, जबकि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं, मक्का पौधों में परागण होता है। तो पूछा जा रहा है कि मक्का पौधों में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? तो मक्का पौधों में परागण वायु के द्वारा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, कैरोटीन मुख्य भाग है। तो कैरोटीन जो है मुख्य भाग है विटामिन ए का, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का पूछा जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगले सवाल पे आते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होता है वह होता है सेंट्रोसोम। और कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अगले सवाल पे आते हैं, पाचक में सहायक होता है। तो पाचक में कौन कौन सहायक होगा? पीत रस भी सहायक होता है, जठर रस भी सहायक होता है, और अग्नाशयिक रस भी सहायक होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले सवाल पे आते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में, जबकि ये पूछा जाए कि पित्त का स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्त को स्टोर करते हैं हम पित्ताशय की थैली में। यहाँ पे क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, लिपिड क्या है? तो पूछा जा रहा है लिपिड क्या है? तो लिपिड एक अम्ल है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में जिस ड्रग का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। अगले सवाल पे आते हैं, लेजर की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लेजर का जो खोज किया गया था ये मेमेह के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण जो किया गया था वो जोसेफ मूरे के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो ईईजी का आविष्कार किया था हाउसबर्गर के द्वारा। और पूछा जाए ईईजी का संबंध किससे है? तो ईईजी का संबंध हो जाएगा मस्तिष्क से। किससे हो जाएगा दोस्तों? मस्तिष्क से। उसके बाद आप लोग को याद रखना है ईसीजी। ईसीजी का संबंध पूछा जाएगा किससे हो जाएगा? तो ईसीजी का संबंध हो जाएगा हृदय से। जबकि ईओजी का पूछा जाए ईओजी, तो ईओजी का संबंध हो जाएगा आँख से। एवं ईएमजी का संबंध पूछा जाए ईएमजी का संबंध पूछा जाए तो ये हो जाएगा मांसपेशी से। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान 1981 में की गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में चेचक का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो चेचक का उन्मूलन हुआ था वो 1975 यानी कि 1975 में हुआ था। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू जो होता है ये बीमारी वायरस के कारण होता है। अगले सवाल पे आते हैं, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मनुष्य मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। अगले सवाल पे आते हैं, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। पूछा जा रहा है कि मांस, अंडा एवं दूध जो है प्रमुख स्रोत है, ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24 यानी कि 12 जोड़ी। अगले सवाल पे आते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ल्यूकेमिया किसके कारण होती है? तो ल्यूकेमिया जो होती है सीरियम SR90 के कारण होती है। हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो हृदय रोगी जो भी व्यक्ति है उसको ज़्यादा वसा
ज़्यादा मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगले सवाल पे आते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वह अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगले सवाल पे आते हैं, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो सोते समय किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। कपास के रेशे मिलते हैं। पूछा जा रहा है कि कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो कपास के रेशे मिलते हैं बीज से। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है, सॉरी दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो विटामिन डी अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगले सवाल पे आते हैं, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र से जो होता है विटामिन सी का उत्सर्जन होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, जबकि विटामिन के को कहा जाता है फिलोक्यूनॉन। अगले सवाल पे आते हैं, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगले सवाल पे आते हैं, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो उपस्थित होता है वो प्रोटीन, उसका नाम है कैसीन। अगले सवाल पे आते हैं, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन एक हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है? प्लांट हार्मोन होता है। इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिका में ऊर्जा जो संचित रहती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अगले सवाल पे आते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। अगले सवाल पे आते हैं, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर जो होता है वह वायरस के होता है। अगले सवाल पे आते हैं, ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के निदान के लिए किया जाता है, जबकि ईसीजी हो जाएगा हृदय से संबंधित है। ईसीजी हृदय से संबंधित है। ईएमजी पूछा जाएगा किससे संबंधित है? तो ईएमजी हो जाएगा मांसपेशी से संबंधित। और ईओजी पूछा जाए तो ईओजी संबंधित हो जाएगा आँख से। अगले सवाल पे आते हैं, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। और ये पूछा जाए कि जिसमें फूल और बीज बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीनोस्पर्म। अगले सवाल पे आते हैं, हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है। तो रक्त कोशिका के द्वारा हिपेरिन का निर्माण होता है और हिपेरिन के कारण ही हमारे बॉडी में ब्लड नहीं जमता है। अगले सवाल पे आते हैं, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है। अगले सवाल पे आते हैं, कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन होता है? तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। अगले सवाल पे आते हैं, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण एल्बुमिन होता है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रअवस्था में होता है? तो डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज अवस्था में होता है। अगले सवाल पे आते हैं, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है।
बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। अगले सवाल पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है? तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है कोलाजेन। अगले सवाल पे आते हैं। लाइसिन होता है, तो लाइसिन क्या होता है? तो लाइसिन अमीनो अम्ल होता है। अगले सवाल पे आते हैं। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः कैसा होता है? तो जो लाइकेन में शैवाल पाया जाता है वह नीला हरा शैवाल होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बनती है यह बनती है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से बनती है। यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन को संचित रखता है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत तो दूध होता है। अगले सवाल पे आते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। चेहरे में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो चेहरे में हड्डी की संख्या कुल 14 होती है, जबकि खोपड़ी में पूछा जाए तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। कितनी होती है खोपड़ी में हड्डी? 28। अगले सवाल पे आते हैं। सिल्क प्राप्त की जाती है, तो सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ये ऑर्थोपोडा होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। अगले सवाल पे आते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के माध्यम से होती है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन होता है। और आरबीसी का अगर दूसरा नाम पूछे तो आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र हो रहती है, तो प्रजनन संबंधी सूचना जो एकत्र रहती है ये डीएनए में एकत्र रहती है। अगले सवाल पे आते हैं। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति उगाई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। अगले सवाल पे आते हैं। रोहा यानी कि ट्रैकोमा किस अंग की एक बीमारी है? तो ये आँख की एक बीमारी है। रोहा पूछे तो दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, ट्रैकोमा को ही रोहा बीमारी कहा जाता है जो आँख से संबंधित होती है। हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि हो जाना। अगले सवाल पे आते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होती है ये 55% होती है। एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम जो सहायक होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। पूछा जाएगा भोजन के पाचन में कौन सहायता करते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक अस्थि जो होती है मानव शरीर में ये टांग में पाई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है? तो पौधों के रोगों का अध्ययन जो होता है ये फाइटोपैथोलॉजी में होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगर पूछा जाए माइकोलॉजी क्या है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी क्या होता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो प्यूटरी ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शर्करा आते हैं। पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा प्रिंट खराब हो गया है इसलिए हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
पूछा जा रहा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है ये थियोफ्रेटस। और अरस्तु के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस जो है इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और कैरोलस लिनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति जगत को प्रतिपादित किया गया था। आते हैं अगले सवाल पे। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है। तो पौधे का जो पत्ती होता है ये शोषण के रूप में कार्य करता है। अगले सवाल पे आते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। पूछा जा रहा है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ये तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो फर्न पौधा जो होता है ये टेरिडोफाइटा से संबंधित होता है। मरुस्थल की हरियाली बनाती है। पूछा जा रहा है कि मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो ये बनती है मरुद्भिद से। अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया तेज होती है किस रंग के प्रकाश में होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है। एक पेड़ की आयु अनुमान लगाया जा सकता है। तो तने के बने हुए घेरों को गिनकर। कैसे पता लगाएंगे किसी पेड़ का आयु। तो तने के बने हुए घेरों को गिनकर। ये जो होता है इस घेरे को गिनकर क्या करेंगे हम किसी पेड़ की आयु का पता लगा लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो हो जाएगा जल। जल से क्या मिलता है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पूछा जा रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करेंगे। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हरे फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। अगले सवाल पे आते हैं। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा पूछा जा रहा है पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उसे कहते हैं जल रंध्र या हाइडेथोड। क्या कहते हैं उसको जल रंध्र या हाइडेथोड कहते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पूछा जाएगा पौधे किसका प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं कहाँ से। तो भूमि से पोषण पाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसे पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसे हैलोफाइट्स कहा जाता है। अगला सवाल है प्याज बदला हुआ रूप है। तो प्याज जो है तने का बदला हुआ रूप होता है। अगले सवाल पे आते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो ये भी तना से प्राप्त होता है। हल्दी कहाँ से प्राप्त करेंगे तना से प्राप्त करेंगे। आलू का बदला हुआ रूप कौन है। तो आलू का बदला हुआ रूप होता है तना। अगले सवाल पे आते हैं। किसके कारण फूलों में रंग होता है। तो फूलों का रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण फूलों का कलर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पौधे द्वारा जो नाइट्रोजन जो होता है ये नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है। तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वह है रेफलेसिया। अगले सवाल पे आते हैं। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पत्तियों में जो होता है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला सवाल है पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है। तो पर्णहरित में जो धातु पाया जाता है ये भी मैग्नीशियम होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वास्तविक फल का उदाहरण कौन है। तो वास्तविक फल का उदाहरण जो है यह नारियल होता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगले सवाल पे आते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। एंथोलॉजी हो जाएगा किसका अध्ययन? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। अगले सवाल है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। अगला सवाल है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला सवाल है पादपों में जल एवं खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जैलम के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था डार्विन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पूछा जा रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये होती है पत्ती में होती है। अगला सवाल है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जो होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त करेंगे? तो अफीम हम पौधे के फूल वाले हिस्से से प्राप्त करेंगे। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है प्रोटीन। अगला सवाल है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस होता है। अगले सवाल पे आते हैं वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकोल्स कहते हैं, जबकि गोबर पर उगने वाले कवक को कहा जाता है कोप्रोफिलस। जो गोबर पे पनपेगा उसे कहेंगे क्या? कोप्रोफिलस। गोबर पे जो उगेगा उस कवक को क्या कहेंगे? उसको कोप्रोफिलस कहेंगे। अगले सवाल पे आते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। अगले सवाल पे आते हैं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है MS स्वामीनाथन। जबकि विश्व में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वर्गीज कुरियन को दिया जाता है विश्व में। अगले सवाल पे आते हैं प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण क्या है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो ये है मसानोबु फुकुका। मसानोबु फुकुका। अगले सवाल पे आते हैं भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिमाण एवं तापक्रम पर। अगले सवाल पे आते हैं रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में फूलों की अधिकतम किस्म जो होती है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। और फूलों की घाटी कहाँ है? यह भी उत्तराखंड में है। अगले सवाल पे आते हैं खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ का जो मौसम होता है जून से सितंबर तक होता है। और नवंबर दिसंबर के महीने में खरीफ फसल को काट लिया जाता है। खरीफ फसल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं वो आप लोग याद रखेंगे। जैसे हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मरुआ, तिल एवं सोयाबीन। ये सब क्या है? खरीफ फसल के कुछ उदाहरण हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में पूछा जाएगा कि प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो यह है थाईलैंड। अब भारत में पूछा जाएगा रबर का उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा केरल। अगले सवाल पे आते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में है। अगला सवाल है
पूछा जा रहा है कि झूम खेती प्रचलित है, तो झूम की खेती जो प्रचलित है ये पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झूम की खेती की जाती है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। अगला सवाल है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प में जो होता है टोटल चार चक्र पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है, तो पुमंग पाया जाता है, जायंग पाया जाता है, बाह्य दलपुंज पाया जाता है और दलपुंज पाया जाता है। इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों चक्र। आते हैं अगले सवाल पर, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन होता है, तो फूल गोभी का जो खाने वाला जो हिस्सा होता है वो होता है पुष्पक्रम। अगला सवाल है, नारियल का फल क्या होता है, तो नारियल का जो फल होता है ये डूपी होता है। अगला सवाल है, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्य दिवस जो होता है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पौधे के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटा कीट कौन सा है, तो सबसे छोटा कीट जो होता है ये होता है एफिड, जो पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट है। अगला सवाल है, सबसे बड़े पुष्प कौन होते हैं, तो सबसे बड़े पुष्प जो है ये रेफ्लेसिया है। अगला सवाल है कि चाय में लाल कीट का कारण क्या है, तो चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। अगला सवाल देखते हैं, किसमें बीज नहीं बनते हैं, तो फर्न में क्या होता है, फर्न में बीज नहीं बनता है। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है ये जीवाणु की कमी से होता है। अगला सवाल है, मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है, तो मटर में जो मार्स रोग होता है यह मैग्नीज की कमी से होता है। अगला सवाल है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो प्रथम स्थान पे चाइना है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है, तो ये सारे के सारे फल क्या है, असत्य फल है। काजू सेब एवं नाशपाती ये सब क्या है, असत्य फल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है, तो नगदी फसल हो जाएगा तंबाकू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, तो प्रोटीन जो होता है सर्वाधिक ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मूंगफली, नहीं तो क्या अदरवाइज क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये एमाइड के रूप में होता है। अगला सवाल है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी कि पूछा जा रहा है कि सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई किस देश में हुई है, तो सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है चीन में। चीन में और किस किस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, तो चीन में चाय की उत्पत्ति हुई है, जौ की उत्पत्ति हुई है, मसूर की उत्पत्ति हुई है। और देखते हैं कि मैक्सिको में किसकी उत्पत्ति हुई है, तो मैक्सिको में हुआ है टमाटर की उत्पत्ति, मैक्सिको में हुआ है टमाटर की उत्पत्ति। अगले सवाल पे आते हैं, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, पूछा जा रहा है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो ये हो जाएगा गेहूं। तो पूछा जा रहा है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, पूछा जा रहा है प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन है, तो सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होती है, 46% होती है। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है गुजरात। अगले सवाल पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। अगर विश्व में पूछा जाए रबर उत्पादक में प्रथम कौन है, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। अगले सवाल पे आते हैं, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त रसायन कौन है, तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त रसायन होता है जिप्सम। अगले सवाल पे आते हैं, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है, पूछा जा रहा है रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है, तो ये गन्ना का एक रोग है। गन्ना में कौन सा रोग होता है, तो रेड रॉट रोग होता है।
भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो ये धान होगा। और धान यानी कि चावल किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। जूट में भी प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये भी पश्चिम बंगाल है। गेहूं में पूछा जाएगा तो गेहूं में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछा जाएगा गेहूं में तो ये हो जाएगा पंजाब। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पूछा जा रहा है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। अगले सवाल पे आते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन था? तो ये था जौ। अगले सवाल पे आते हैं। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संसार में सबसे अधिक तिल का जो उत्पादन करता है वो करता है हमारा देश भारत। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये सारे ऐसे सवाल हैं जो रेलवे के प्रीवियस इस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।